उत्तराखंड की तमाम खबरों से अब आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत हल्द्वानी से करते हैं, जहां पर जेल के कैदियों में आपसी झगड़ा हो जाता है और उसमें एक कैदी की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि बैरक में ही कैदियों में झगड़ा हो गया और उसी में एक कैदी की मौत हो गई। मृतक कैदी जो था वो उधम सिंह नगर के बाजपुर का रहने वाला शानू है, जो चोरी और लूट के कई मामलों में विचाराधीन था। तो देखिए, कैदियों के बीच में आपसी विवाद हो गया और विवाद इस कदर हो गया कि एक कैदी की मौत हो जाती है, यानी कि इस तरह की मारपीट। चोरी और लूट के मामले में ये कैदी विचाराधीन था और मारपीट होती है और उसके बाद इसकी जान चली जाती है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कोई वहां पर मौजूद नहीं था कि इस कदर मारपीट हुई कि एक कैदी की जान चली गई? देखिए, ये बैरक के अंदर बंद थे कैदी और तभी आपस में झगड़ा हो गया और ये आधी रात की बात बताई जा रही है जब आपस में इनके बीच में झगड़ा हुआ और एक कैदी ने दूसरे कैदी के सीने पर जोर से मुक्का मारा और इतने जोर का प्रहार था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो पूरी तरीके से जो है सेंसलेस हो गया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बहरहाल ये जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जेल की जितनी कैपेसिटी है हल्द्वानी जेल की, उससे दोगुनी संख्या में यहाँ कैदी रखे गए हैं। लगभग 1400 से ज्यादा कैदी इस जेल के अंदर बंद हैं, जबकि जेल की जो कैपेसिटी है वो मात्र 700 की है। तो ऐसे में कैदी एक जो बैरक के भीतर है वो बड़ी संख्या में रखे जा रहे हैं। जितनी संख्या में नहीं रखे जाने चाहिए थे उतनी संख्या में रखे जा रहे हैं, लेकिन हालांकि कोरोना लॉकडाउन के चलते कई सारे लोगों को कोरोना के खतरे को देखते हुए जो कोर्ट है उन्होंने पहले रिहा भी कर दिया था। जो विचाराधीन कैदी थे उसमें से कई लोगों को रिहा भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जेल की जो कैपेसिटी है वो कम नहीं हुई है और यहाँ पर जो कैदियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। और कई सारे कैदी होने के कारण जो आपस में झगड़ा हुआ, क्योंकि मुश्किल से अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, 4 या 5 सिपाही, सूत्रों के हवाले से एक खबर बताई जा रही है कि 4 या 5 सिपाही जेल के अंदर तैनात रहते हैं जो रात में निगरानी करते हैं। और क्योंकि बहुत सारी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। एक कैदी ने दूसरे कैदी के सीने पे इतने जोर से मुक्का मारा कि उसकी जान चली गई। उधर हल्द्वानी के वनभूलपुरा में इमाम समेत 33 लोगों को आज क्वारंटाइन किया जाएगा। कल क्वारंटाइन कराने पर जमकर बवाल हो गया था। वनभूलपुरा इलाके में पुलिस फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई। रविवार को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन करने को लेकर बवाल हो गया। यहां मस्जिद के इमाम को क्वारंटाइन करने का विरोध हुआ और हजारों लोग सड़क पर उतर आए। हैरानी यह भी है कि वनभूलपुरा वही इलाका है जो सिर्फ हल्द्वानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ लाइन नंबर 8 में मस्जिद के इमाम और 13 लोगों को क्वारंटाइन किया जाना था। ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव जमातियों के संपर्क में आए थे। अब जैसे ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम यहां पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया और काफी देर तक हंगामा हुआ। यहां पर दरअसल अफवाह फैलाई गई थी और अफवाह ने इस तरह का रूप इख्तियार कर लिया। और अफवाह ये थी कि जो है बदमिजाजी की गई इमाम के साथ और इमाम को किसी ऐसी जगह पे लेके जाया जा रहा है जहां पर शंका का जिक्र हुआ, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। उधर रुड़की के लक्सर में प्रवासी मजदूरों ने खाना खाने से मना कर दिया। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौट रहे मजदूरों को प्रशासन द्वारा लक्सर में शेल्टर होम में रखा गया है, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है, इन प्रवासी मजदूरों का सब्र भी जवाब दे रहा है। रविवार को कई मजदूरों ने यह कहकर खाना छोड़ दिया कि उनको अपने घरों को जाने दिया जाए। इन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन न किए जाने का आरोप मजदूरों ने लगाया है। रात ही मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात खंड विकास अधिकारी किसी तरह से मजदूरों को शांत कराते नजर आए। सबसे बड़ी दिक्कत है खाना टाइम से नहीं ला के देते कोई भी, और फिर दूसरी बात यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी हैं। दिन भर पानी चलता था और लाइट वाइट पूरे दिन बंद रहती है। एक ही टैंकी 1000 लीटर का टैंक है, 60 आदमी है सर। ठिकाना नहीं है सर। इसी के बीच में हम सरकार से विनती यही चाहता हूँ सर कि हमको घर तक व्यवस्था किया जाए। और 5 बीघा जो फसल लगाए हैं सर, 5 रुपया सैकड़े दर से हम लिए हैं। कर्ज वाले आके दरवाजा पर कहता है बाबू हमको पैसे चाहिए, बैसाख का हम डेट लिए थे सर, मैं कहाँ से क्या कर पाऊँ। ये कुछ भी हुआ है तो जब शासन से ऐसे निर्देश है कि इनको आगे जाने ही नहीं देना है तो उसमें क्या कर लेंगे। इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें तो जब शासन से कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है।
तो मजदूर भी बेबस है। हल्द्वानी के पास लालकुआ में कुछ लोग क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन अब इन लोगों ने खाना तब तक नहीं खाने का ऐलान किया है जब तक कि उन्हें घर नहीं पहुंचा दिया जाता। इनमें कई लड़कियां भी हैं जिन्हें दिल्ली से लाकर यहां क्वारंटीन कर दिया गया था और 17 दिन से एक ही बिल्डिंग में मौजूद है। हमको सुविधा से हमारे घर तक नहीं भेजा जाएगा तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा। अगर हमें थोड़ा भी दया करते हो तो प्लीज हमारी इस रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हो मरना है, मारना है, यही रखना है तो हम ऐसे ही मरेंगे, घर से दूर रख के। वैसे भी आधे मर ही चुके हैं, ऐसे और मर जाएंगे हम। अभी ये जो बातें हैं अभी बच्चों ये प्रशासन अभी ये तो अगर चलो एक किसी आम आदमी के ना सोचे, बच्चों के बारे में जरूर सोचे, जरूर ये सोचे कि ये भूखे हैं और हम सब भूखे हैं, हम अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और जो बूढ़े हैं तो भूख बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी समस्या ये बाहर हो चुका कि हमें करना क्या है। हम पिछले लोगों ने सबने डिसाइड किया कि खाना छोड़ देते, यही तभी हमारा प्रशासन हमारी सुनेगा और आज सबने खाना पीना बंद कर दिया अपना, बाकी आप प्रशासन के हाथ में। वैसे हल्द्वानी में क्वारंटाइन किए गए लोगों की गजब डिमांडें आ रही हैं। किसी को मां के हाथ की रोटी चाहिए तो किसी ने नॉनवेज की डिमांड की है, कोई गर्म पानी की मांग कर रहा है तो कुछ लोग बीड़ी जो है वो चाहते हैं। आखिर किस तरह की मजेदार डिमांड्स कर रहे हैं ये लोग, हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बताया। ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी में जो लोग रखे गए हैं वो कई तरह के खाने की डिमांड कर रहे हैं। मसलन जो लोग आइसोलेशन में हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो लोग तो बटर चिकन तक की डिमांड कर रहे हैं, इसके अलावा उन्हें पनीर चाहिए और तरह तरह के आइटम्स चाहिए। लेकिन जो लोग सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी में जगह जगह स्टेडियम्स में, सरकारी स्कूलों में या फिर सरकारी संस्थानों में रखे गए हैं वो किस तरह की डिमांड कर रहे हैं। नैनीताल जिले का ये पूरा का पूरा सेंट्रल किचन जो बनाया गया हल्द्वानी में, और यहाँ से हल्द्वानी के जो 630 से ज़्यादा लोग हैं जो क्वारंटीन किए गए हैं उनमें उनको खाने की सप्लाई हो रही है। लेकिन जो हिमालयन संस्था है, हिमालयन फेवर नाम की एक संस्था है, उसको जिला प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो लोगों के उनकी चॉइस पूछे और किस तरह का खाना खा रहे हैं। ये देखिए एक फीडबैक फॉर्म में दिखाऊं, इस तरह के फीडबैक फॉर्म्स भराए जा रहे हैं जो लोग क्वारंटीन फैसिलिटी में हैं। और ये बाकायदा देखिए कैलाश सिंह बिस्ट, उसकी उम्र और वो क्या मेल है फीमेल है, ये सब कुछ इस पे लिखवाया जा रहा है, कहाँ से जाना है कहाँ आना है, ये सब कुछ लिखवाया जा रहा है। हमारे साथ हिमालयन फ्लेवर संस्था के संदीप पांडे जी मौजूद हैं। संदीप जी, किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं आपको लोग, किस तरह के खाने की डिमांड कर रहे हैं? सर अभी वर्तमान में जो ज़्यादातर हम देख रहे हैं खाने से खुश हैं। सेल्फ क्वांटिटी उनको भरपूर क्वांटिटी में खाना मिल रहा है, 4 रोटी, दाल, चावल एंड सब्जी जो उनको मिल रही है उससे वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन कुछ हम देख रहे हैं जैसे कि किसी को माँ के हाथ की रोटी चाहिए तो somebody, किसी को रोज़ मुर्गा चाहिए और किसी को अन्य चीज़ें भी चाहिए। लेकिन हालांकि ये डिमांड इतना इनके लिए कर पाना असंभव है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा जिनकी जो सुविधाएं जो उनको चाहिए, अन्य चीज़ें चाहिए उस पर ध्यान रखा जाए। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं इसमें बीच नीचे मैंने सुना कि मैंने पढ़ा था अभी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग कि हमें घर, अगर हमने 14 दिन पूरा कर लिया तो हमें घर जाने दिया जाए। जी सर, इसमें जो हमने फीडबैक फॉर्म कल बांटे थे उसमें हमें ये ज़्यादातर 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमारा 14 दिन का क्वारंटाइन जब भी पूरा हो तो हमें घर जाने दिया जाए, क्योंकि 14 दिन का ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। ये आप मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाऊं। ये अरुण भट्ट, ये उनका अरुण भट्ट ने भरा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। पिथौरागढ़ जाना है, दिल्ली से आए हैं, 29 तारीख से यहाँ क्वारंटीन है और खाने की गुणवत्ता और स्वाद इनको बेहद पसंद आ रहा है। और इनका कहना है कि टॉयलेट यहाँ पर रोज़ साफ़ होना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन उनको मिल रहा है और थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं इसलिए। और दूसरी तरफ एक देखिए दूसरा दिखाऊं मैं एक एक करके कि प्रकाश सिंह है, 30 वर्ष उम्र है, गाज़ियाबाद से आए हैं और बागेश्वर जाना है। इनको अरबी की सब्जी पसंद है और माँ के हाथ की रोटी और गर्म पानी की व्यवस्था इनको ज़रूर चाहिए। और इस तरफ इन्होंने एक क्रिएटिविटी देखिए इनकी, आप कुंदन सिंह बिस्ट की क्रिएटिविटी, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक चार्ट इन्होंने तैयार कर रखा है इस क्वारंटीन फैसिलिटी में रहते हुए, तो एक तरीके से लोगों की क्रिएटिविटी भी निकल के आ रही है। दूसरी तरफ में राजेंद्र राम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको पसंद है, इनको करेला, भिंडी, हरी सब्जी की ये सब्जियां पसंद हैं। और इसी तरीके से कुछ और एक आध पर्चा मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्चा पड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरफ, इधर विनोद भाई इसको दिखाइए कि इन्हें हर प्रकार का भोजन पसंद है लेकिन खाने के पश्चात मीठा चाहिए, हफ्ते में 2 बार मांस भी खाते हैं। प्रकाश सिंह बिस्ट हैं, 28 साल इनकी उम्र है और दिल्ली से डीडी हाट जाना है। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड्स हैं। हालांकि ये संभव नहीं है कि हर डिमांड को पूरा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की ये कोशिश है कि उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया जाए और उन्हें एक क्वारंटीन फैसिलिटी का अच्छा अनुभव दिया जाए। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। लॉकडाउन में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि आपको जरूरी सामान आसानी से मिल सके। एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर की नैनीताल के बेलुआ खान के ललित प्रसाद हैं जो सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं और राशन सब्जी पहुंचाते हैं।
अच्छा अच्छा। लॉकडाउन के दौरान आप भले ही अपने घरों पर हैं और सुरक्षित हैं, लेकिन सड़कों पर भी आपके लिए संघर्ष किया जा रहा है ताकि आपको खाने पीने का पूरा सामान मिल सके। ये देख सकते हैं कि यूटिलिटी है लगातार। अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो अमूमन खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं सड़कों पर हो जाती हैं, चाय मिल जाती है ढाबों में, खाना मिल जाता है। तस्वीरें हम आज एक ऐसे कोरोना योद्धा की दिखा रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं ललित प्रसाद हैं। लगातार जो संघर्ष है वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं और सड़कों पर इसी तरीके से वो खाना खाते हैं और अपनी दिनचर्या बिताते हैं ताकि आप लोगों को सामान मिल जाए। ललित भाई, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कितना बड़ा संघर्ष है इस दौरान? जी सर, संघर्ष तो है ही सर, क्योंकि पहले जैसे हम चलते थे रोड पे तो उस टाइम पे खाने पीने की सारी सुविधा हमारे मतलब रोड पे ही मिल जाती थी, होटल ढाबों पे। लेकिन आजकल ये है कि सुबह जाके मतलब दिन में इसी टाइम पे मतलब घर से खाना मंगा के तब खाना पड़ा है। और भी कई लोग होंगे, काम कर रहे होंगे और आप भी, तुम्हें जल्दी निकलना होता होगा, कई जगह सामान छोड़ना होता होगा, तो कितनी दिक्कतें होती हैं? जी सर, दिक्कतें तो होती हैं। कभी किसी का फ़ोन आता है, जैसे अभी गाड़ी भरी हुई है, खाने के लिए भी मतलब 10 मिनट से ज़्यादा अगर वो हो गया तो इस टाइप का सोचना पड़ता है कि कहीं मतलब माल वाले का फ़ोन ना आ जाए। तो इस तरह से ये सड़कों पर खाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इनकी जो मैडम हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैम, डर लगा रहता है? सर, डर लगा रहता है कहीं कुछ बीमारी हमारे साथ ना आ जाए, पर एक खुशी होती है कि हाँ कि सेवा कर रहे हैं, लोगों के तक का सामान पहुँचा रहे हैं। किस तरह चुनौतियाँ बड़ी हैं इस दौरान? बड़ी तो है भैया, सुबह ही चले जाते हैं, 4 बजे उठ के चले जाते हैं और ये है कि कभी खाना नहीं होता है, कभी डर लगे रहता है कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, बस यही रहता है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन ने सारी मुसीबतें बढ़ाई हैं, आप लोगों को लिए खाना और जो रसद है वो इस तरह के जो सड़क के योद्धा हैं वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमारी भी आप लोगों से अपील है कि इस तरह के जो कोरोना योद्धा आपके मदद के लिए लगे हैं, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें ताकि ये लोग भी सुरक्षित रह सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हल्द्वानी के बिठोरिया में रहने वाले पूर्व फौजियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 21,000 की राशि जमा कराई है। बिठोरिया के पूर्व फौजी मिलकर हर साल होली करते हैं और राहत कोष में जमा की गई राशि इसी होली के चंदे से जमा हुई थी। प्रशासनिक अधिकारी भी पूर्व फौजियों के योगदान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं खाली हूँ, 5 मिनट में भी चल सकता हूँ। ऐसे कर ले आप। बुजुर्ग लोग जो कि पेंशनर्स हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक चेक के माध्यम से हमें दिए हैं। उनका यह योगदान पैसे से ज़्यादा महत्व यह रखता है कि लोगों को प्रेरणा देगा कि हमारा बुजुर्ग अगर किसी तरीके से अपनी शक्ति से सक्षम नहीं है तो जो उसने बचा के छोटी बचत रखा है वो दे करके हमको इस कार्य में मनोयोग से लगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चंपावत में तैनात पुलिसकर्मियों के परिवार की महिलाएं रोजाना 300 मास्क तैयार कर रही हैं ताकि कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के साथ आम लोगों को भी मास्क उपलब्ध हो सके। साथ ही मास्क की कमी से जूझ रहे मेडिकल स्टोरों पर भी दबाव कम हो सके। हम पुलिस परिवार की महिला कल्याण केंद्र से बोल रहे हैं और ये जो इस वायरस से लड़ने के लिए जो हमें मास्क तैयार कर रहे हैं वो आम जनता के लिए और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं या जो ड्यूटी में हैं उनके लिए बना रहे हैं। भविष्य में इस चीज़ की कमी न हो और हम भी हमेशा तैयार रहेंगे इसको बनाने के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को बैसाखी की हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। ये राष्ट्र सदैव आपके बलिदान का ऋणी रहेगा। आज जलियांवाला बाग की बरसी भी है, 13 अप्रैल की ये तारीख, और उसका जिक्र उन्होंने किया है। जो कुर्बानी वहाँ पर हुई बैसाखी का ही पर्व था जब एक बड़ा हमें कहें कि आयोजन हो रहा था, उस दौरान जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। हिमालय की गोद से निकल पतित पावनी गंगा के कई रूप इन दिनों नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से मानवीय आबादी की दखलंदाजी बंद होने के बाद गंगा का स्वरूप बिल्कुल ही बदल चुका है। गंगा की निर्मलता को लेकर अरबों खरबों रुपए खर्च हो चुके।
तमाम सरकारें भी गोमुख से लेकर गंगा सागर तक इसकी धारा को निर्मल नहीं बना सकी, लेकिन एक वायरस ने सब संभव कर दिया। खौफ का माहौल तो है, मगर कुछ दिनों के भीतर आया ये बदलाव भी सुकून वाला है। ये पूरे विश्व के लिए और जो गंगा के तट पर बसे हुए लोग हैं, जिनका उद्धार ये गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक करती है, उनके लिए भी एक संदेश है कि अभी भी चेत जाएं वो, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, गंगा माँ प्रदूषित ना हो तथा इसी तरीके से प्रकृति धन धान्य से लोगों को परिपूर्ण करती रहे। राज्य में भी देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं, लेकिन दून के लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मरीज बढ़ते भी हैं तो दून प्रशासन ने इसके लिए एक्शन प्लान बना लिया है। 30 अप्रैल तक कोरोना मरीजों की संख्या 280 या 300 तक अगर पहुंचती है तो भी हालात से कैसे निपटा जाए, इसका एक्शन प्लान तैयार है। हालत बिगड़ने पर महंत इंद्रेश अस्पताल के अधिग्रहण की भी तैयारी हो चुकी है, जबकि दून अस्पताल में कोरोना के मरीज रखे जाएंगे, जिनके लिए 350 बेड का इंतजाम यानी कि 350 बेड के अस्पताल का इंतजाम किया गया है। 30 अप्रैल तक डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी चार्ट भी तैयार है। जो महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है उसको हमने चूज किया, उसमें हमारा प्रॉपर टीम गई, हम लोगों ने उनका रेडीनेस सर्वे किया। हमें शासन से निर्देश मिले कि ये चेकलिस्ट पे उन लोगों को हम लोग असेस करें, वो हमने असेस किया एंड वी फाउंड आउट कि वहाँ पे जितनी मात्रा में स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली वहाँ पे नर्सेज जो हैं वो काफी अच्छे नंबर पे हैं। वहाँ पे रफली 900 नर्सेज हैं which can comfortably take care. They have 1000 bed hospital as well or with good amount of ICU beds. संकट की घड़ी में लोग ईश्वर को ही याद करते हैं और यही वजह कि कोरोना वायरस को लेकर लोग अब पंडित और आचार्यों की शरण में जा रहे हैं। यहां तक कि विदेशों में रह रहे भारतीय भी अब पूजा पाठ के टिप्स ले रहे हैं। 3 महीने में जैसे कोरोना वायरस ने पैर पसारे, इससे हर कोई परेशान है। उत्तराखंड में दून में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। अब किसी को आर्थिक संकट की चिंता है तो किसी को परिवार की, वहीं कुछ लोगों को तो नौकरी जाने का भी डर सताने लगा है। पंडित बताते हैं कि आए दिन उनके पास लोगों के इसी तरह के कॉल्स आ रहे हैं। कुछ तो ऑनलाइन पूजा पाठ भी करवाने लगे हैं। कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं बैट, चमगादड़ से आया है। जिस नक्षत्र में राहु है उस नक्षत्र का निवास स्थान, बहुत सारे निवास स्थान होते हैं, उनमें से एक निवास स्थान रडार है और चमगादड़ की खासियत उसका रडार है। वो उसको सबसे ज़्यादा हम रडार की वजह से जानते हैं, रात को भी वो देख सकता है। तो आप देखिए पूरा कनेक्शन बन रहा है इन सब चीज़ों में। और जो उनके राहु के काउंटर पार्ट समझिए केतु है, वो मूल नक्षत्र में यानी कि रूट, तो एकदम जड़ से हर किसी को हिला रहा है। वहाँ क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे एक डर बना रहता है। वहाँ बच्चों में जो है एंजाइटी बहुत आ गई है, पेरेंट्स में एंजाइटी आ गई है। वो इस तरह के प्रश्न करते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा है, अब क्या होगा। तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो उस विधि को जब हम उनको समझाते हैं तो तब उन पर दिलासा देते हैं, उनको समझ आती है कि हम अब क्या कर सकते हैं ताकि हमें जो है शक्ति मिले और हम केंद्रित हों। लोगों को लगता है कि जब बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर संकट के समय में भगवान के शरण में ही हल निकलेगा। डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, इलाज चलता है, सब हर एक से एक बेहतर सुविधा हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर लास्ट में कहता है ये सब ठीक है, लेकिन साथ में अंत में भगवान का ही आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं और भगवान के पास जाने के लिए उनको एक क्या हमें उनसे पूछना है, किस तरह जानना है। जो आध्यात्मिक गुरु है हमारे, गुरुजी कर देते हैं। जब भी कोई कुछ होता है, कोई मुसीबत आती है तो गुरुजी से बस आशीर्वाद ले लेते हैं और सफल भी होते हैं। उसमें आशीर्वाद उनका बना रहता है गुरुजी का। ये तो तय है कि ज्यादा समय तक कोरोना का कहर नहीं रहने वाला है। ऐसे में लोगों को वायरस खत्म होने के बाद की चिंता सताने लगी है, जिसके लिए पंडित पुरोहित की शरण में जाना ही लोगों को ठीक लग रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। वैसे लॉकडाउन में मिले समय का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये देखने को मिला है पिथौरागढ़ में, जहां एक शिक्षक दंपति घर पर ही मास्क बना रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है तो वो है मास्क। लॉकडाउन के बाद तो मास्क बाजारों से पूरी तरह गायब हो गए हैं। ऐसे में मास्क की कमी को दूर करने के लिए पिथौरागढ़ के राजेश और उनकी पत्नी उषा ने बेहतरीन पहल की है। पेशे से शिक्षक दंपति घर में ही मास्क तैयार करने में जुटे हैं। यही नहीं, तैयार 3 लेयर मास्क को ये दंपति मुफ्त में लोगों को दे रहे हैं। हमें लगा कि लोगों के पास मास्क नहीं है और घर पे बना करके दिए जा सकते हैं। लॉकडाउन का समय है, समय भी है हमारे पास, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। निःशुल्क हम वितरण कर रहे हैं। पहले हम अपने आस पड़ोस में
इसको वितरित कर रहे हैं, फिर गाँव में वितरित करेंगे, फिर उसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को ये मास्क दिए जाएंगे। शिक्षक दंपति एक दिन में 80 के करीब मास्क तैयार कर रहे हैं। तैयार मास्क को पहले चरण में पड़ोसियों को दिया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में इन्हें ग्रामीण इलाकों में भेजने की तैयारी है। यही नहीं, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी ये दंपति अपने खर्च पर मास्क तैयार कर रहे हैं। इनकी ये पहल उन लोगों के लिए भी प्रेरणा हो सकती है जिनके लिए लॉकडाउन का वक्त काटे नहीं कट रहा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जागरूकता और बचाव के लिए उत्तरकाशी पुलिस द्वारा एक गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के दिशा निर्देश में एक गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मत जाइएगा।